हेलो सी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आई एम रितिका राठी और आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर डिजिटल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस को। और ये है वीडियो का पार्ट 3। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं प्लेलिस्ट को, या फिर आप चेक कर सकते हैं पिन्ड कमेंट ऑन दिस वीडियो। ओके, हमने पार्ट 1 में पढ़ा डिजिटल ऑडिट, ऑडिटिंग डिजिटली। पार्ट 2 में हमने साइबर सिक्योरिटी के बारे में जाना, और अब पार्ट 3 के अंदर हम पढ़ेंगे कि ऑडिट करते वक्त अब जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई है उनके बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग लेंगे। सो टॉपिक का नाम है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन ऑडिट। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। तो पहले इसके अंदर ऑडिट के बारे में कुछ बताया है कि ऑडिटर के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है कि अगर वो ऑडिट पे जा रहा है, अगर वो चाहता है कि उसकी ऑडिट जो है वो आज के लेवल के अकॉर्डिंग इफेक्टिव हो, तो उसे भी टेक्नोलॉजीज को अपनाना होगा। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी ने हर फील्ड में अपनी जगह बना ली है, और इसी तरह हमारी यानी ऑडिटर्स की फील्ड में भी टेक्नोलॉजी आज अपना रोल अच्छे से प्ले कर रही है। तो ऑडिटर को ये कंसीडर करना होगा कि वो आज के ज़माने में जो नई टेक्नोलॉजीज इमर्ज हो रही है उन्हें किस तरह यूज़ कर सकता है और अपने काम को और इफेक्टिव बना सकता है। इसी तरह कुछ टेक्नोलॉजीज यहाँ पे दी है। पहला इसमें लिखा है डेटा एनालिटिक टेक्निक्स। तो पहले चीज़, ऑडिटर को ऑडिट करते वक्त क्लाइंट के यहाँ जो डेटा मिलता है उसका एनालिसिस करने के बाद ही वो ओपिनियन पे पहुंचता है। तो डेटा एनालिटिक टेक्निक्स उसके काम आ सकती है वो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने में या उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करने में। तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है ये आपको लर्न करनी है। डेटा एनालिटिक्स नाम से पहले भी ओल्ड सिलेबस में भी एक कंसेप्ट डाला गया था सीए फाइनल ऑडिट में, तब भी इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो इस डेफिनेशन की कीवर्ड्स को जरूर लर्न कीजिएगा। ये एमसीक्यू में के लिए भी रिलेवेंट है और क्वेश्चन राइटिंग के लिए भी रिलेवेंट है। तो क्या है प्रॉपर डेफिनेशन? डेटा एनालिटिक टेक्निक्स generating and preparing meaningful information from raw system of data using process, tools, techniques is known as data analytics। क्या है डेटा एनालिटिक्स? रॉ डेटा को क्या यूज करके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बना दिया जाता है, उसके ऊपर प्रोसेस लगाकर, टूल्स, टेक्निक्स, ये सब चीजें यूज कर कर रॉ डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। दैट इज नॉन एज डेटा एनालिटिक्स एंड इट अलाउज ऑडिटर टू डू द ऑडिट मोर इफेक्टिवली। एंड कैसे इफेक्टिवली हेल्प करेगा? ऑडिटर को बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है ऑडिट की। उस इंफॉर्मेशन में से मीनिंगफुल पोर्शन निकालने में, एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा। आईटी सिस्टम को जो क्लाइंट के यहाँ है उसको एनालिसिस करने में, उसके बारे में जानने में ऑडिटर को कैसे हेल्प मिलेगी इन सब चीज़ों में? थ्रू द डेटा एनालिटिक टेक्निक। ओके, नेक्स्ट इज ऑडिट एनालिटिक्स हेल्प्स। इसने खुद दे दिया क्या हेल्प करेगा ऑडिट एनालिटिक्स? टू डिस्कवर एंड एनालाइज पैटर्न्स, आइडेंटिफाई एनोमलीज। एनोमलीज क्या होता है? वो चीज़ें जहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन तो है पर वो पूरी पॉपुलेशन को जो है रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, वो केवल स्पेसिफिक उसी पोर्शन में है। तो आइडेंटिफाइंग एनोमलीज, एक्सट्रैक्ट अदर यूजफुल इंफॉर्मेशन इन डेटा, इन सब में कौन हेल्प करेगा? ऑडिट एनालिटिक्स। The data analytics method used in audit are known as computer assisted auditing technique. The proper line for your MCQ question, the data analytics method used in an audit are known as CAAT, computer assisted auditing techniques. इसमें क्या होगा? It involves use of multiple data analytic tools that can help the auditor to deep dive into the problem statement. Auditor को बहुत गहराई में जानने में क्या हेल्प करता है? CATs, यानी कि कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स, एंड हेंस इंक्रीज द ऑडिट क्वालिटी। ऑडिटर परफॉर्मिंग ऑडिट एनालिटिक्स कैन मेक यूज ऑफ द वेरियस एप्लीकेशंस एंड टूल्स। और वही एप्लीकेशंस एंड टूल्स हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। तो चलिए जानते हैं पहले टूल के बारे में, ACL, दैट इज ऑडिट कमांड लैंग्वेज एनालिटिक्स। Audit Command Language Analytics is a data extraction and analysis software। क्या है? ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है और फिर एनालिसिस करने में हेल्प करता है। और क्या एनालिसिस करता है? ये क्या किस चीज़ में हेल्प करता है? हमारी यानी ऑडिटर की फ्रॉड डिटेक्शन में या फिर फ्रॉड प्रिवेंशन में, रिस्क को मैनेज करने में। और कैसे हेल्प करता है? ये लार्ज डेटा को सैंपल्स में कन्वर्ट कर देता है ताकि उससे रेगुलरिटी फाइंड की जा सके। तो ACL क्या है? ये एक डेटा एनालिटिक्स टूल है जो फ्रॉड डिटेक्शन में हेल्प करता है, रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प करता है। कैसे?
सैम्पलिंग करके लार्ज डेटा की। इसका एग्जाम्पल दिया गया है, ACL इज यूज टू एनालाइज एंड चेक कंप्लीट डेटा सेट्स टू परफॉर्म ट्रायल बैलेंस रिकंसिलिएशंस ड्यूरिंग द ऑडिट्स। यानी अगर आपको ये एग्जाम्पल देके पूछा जाए कि इसमें कौन सा ऑडिट टूल हेल्प करेगा, ट्रायल बैलेंस रिकंसिलिएशन में कौन सा टूल हेल्प कर रहा है, ACL, दैट इज ऑडिट कमांड लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट इज अल्ट्रिक्स। अल्ट्रिक्स क्या काम करता है? अल्ट्रिक्स जो है वो फाइनेंशियल और ऑपरेशनल, दो तरह की इंफॉर्मेशन होती है, दो तरह का डेटा होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। एक तो फाइनेंशियल, जो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बुक्स वगैरह से रिलेटेड है, और दूसरा ऑपरेशनल, यानी कि जो ऑपरेटिंग प्रोसेस उस ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म हो रही है उससे रिलेटेड डेटा, ऑपरेशनल। इन दोनों डेटा को कंसोलिडेट करता है और फिर एक प्रॉपर ओवरव्यू देता है ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस करने के लिए। वो क्या है? अल्ट्रिक्स। और ये किस काम आ सकता है? इट कैन ऑल्सो बी यूज टू ऑटोमेट सेट प्रोसीजर्स दैट आर परफॉर्म पीरियोडिकली। जो काम ऑर्गेनाइजेशन में पीरियोडिकली यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद किया जाता है, चाहे वो डेली हो, वीकली हो, रिपीटेडली किया जा रहा है, उस चीज़ों को या उन प्रोसीजर्स को हेल्प करता है ये परफॉर्म करने में। क्या हेल्प करता है? अल्ट्रिक्स। एग्जाम्पल इस तरह के प्रोसीजर्स के जो पीरियोडिकली परफॉर्म किए जा रहे हैं, क्या एग्जाम्पल है? रिकंसिलिएशंस। रिकंसिलिएशन होता है ना, बैंक रिकंसिलिएशन भी होता है, उसके अलावा ट्रायल बैलेंस को भी रिकंसाइल करते हैं, ये सब पीरियोडिकली किया जाता है। तो इसमें कौन सा टूल हेल्प कर रहा है? अल्ट्रिक्स। और क्या एग्जांपल है? कंसोलिडेशन, मार्केटिंग वर्कफ्लो जानने के लिए, सिस्टम इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस ऑडिट। कंटिन्यूअस ऑडिट यानी पीरियोडिकली जो ऑडिट चल रही है, इन सब में कौन सा टूल हेल्प कर रहा है? अल्ट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट टूल इज पावर BI। BI यानी बिजनेस इंटेलिजेंस। इस पावर BI से आप कैसे याद रखेंगे? इट इज अ बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। BI, business intelligence platform that provide non-technical business users, यानी कि हमें जिसको बिल्कुल भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है उनको भी हेल्प करेगा। कौन? पावर BI। कैसे हेल्प करेगा? इसने टूल्स को एग्रीगेट किया हुआ है, जो टूल्स खुद ही सब कुछ करते हैं। वो खुद ही डेटा एनालाइज करके देंगे, विजुअलाइज करेंगे, खुद ही आपके साथ शेयर करेंगे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपकी बुक में है कि पावर BI डैशबोर्ड यूज फॉर चेकिंग द आउटलायर्स ऑफ अ अपैरेल कंपनी। एग्जाम्पल है कि एक अपैरेल कंपनी है, ये टूल आपको अपने आप कन्वर्ट करेगा, उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेगा, सारे ट्रेंड्स को, पैटर्न्स को, जैसा कि मार्केट में चल रहे हैं, और फिर आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। तो ये क्या कर रहा है? सेल्स डेटा जो भी क्लाइंट इसको प्रोवाइड करेगा, उस डेटा को अपने आप मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके, उसका एनालिसिस करके, उसकी रिपोर्ट प्रिपेयर करके आपको प्रेजेंट कर देगा। नेक्स्ट इज केसवेयर। केसवेयर एक डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर है, और ये कैसे टूल्स प्रोवाइड करता है? ये एक ऑडिटर को हेल्प करता है कि वो ऑडिट जल्दी खत्म कर सके, और उसकी जो एक्यूरेसी है वो भी सही रहे, और कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सके। 3 वर्ड्स है, ऑडिट को क्विकली, एक्यूरेटली और कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने में कौन हेल्प कर रहा है? केसवेयर नाम का जो टूल है एनालिसिस के लिए। ये इसका मेन यूज कहाँ किया जा रहा है? मेन यूज बाय द फर्म्स, गवर्नमेंट्स एंड कॉर्पोरेशंस वर्ल्ड वाइड। मेन तो आपको ये कीवर्ड से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये कौन सा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर है। तो इसके अंदर यूनिक क्या था बाकियों से? इट इज यूज्ड बाय गवर्नमेंट्स, फर्म्स, कॉर्पोरेशंस, ये है। या फिर इट हेल्प्स द ऑडिटर टू कंडक्ट ऑडिट क्विकली, कंसिस्टेंटली एंड एक्यूरेटली। इस तरह की लाइन्स दिखे तो आपको आंसर में कोट करना होगा केसवेयर। और इसका एक एग्जाम्पल है, केसवेयर प्रोवाइड्स द सोल्यूशन टू बिल्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। हमने पढ़ा कि एक तरह का सॉफ्टवेयर है, वो क्या करता है? विच टर्न्स डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इनटू मीनिंगफुल रिपोर्ट्स। हर इंसान फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करने में कैपेबल नहीं होता, तो ये सॉफ्टवेयर क्या हेल्प करेगा? उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मीनिंगफुल रिपोर्ट जनरेट करके देगा, जिसको पढ़ने के बाद आप उस कंपनी की सिचुएशन और पोजीशन के बारे में आइडिया इजीली लगा सकते हैं। तो इसके अंदर इट ऑटोमेटिकली लिंक्स टू क्लाइंट्स डेटा एंड सिक्योरली कम्युनिकेट विद क्लाइंट्स इन रियल टाइम। यानी सब काम ये खुद ही कर रहा है, क्लाइंट का डेटा भी इनकॉर्पोरेट कर रहा है, क्लाइंट से कम्युनिकेट भी कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिपोर्ट्स में कन्वर्ट भी कर रहा है। तो ये कौन था? केसवेयर। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑटोमेटेड टूल्स इन ऑडिट। हमने पहले जो टॉपिक पढ़े वो क्या थे? वो थे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन ऑडिट, जिसके अंदर हमने मेनली डेटा एनालिटिक्स के बारे में जाना और उसी के कुछ टूल्स जाने। अब है ऑटोमेटेड टूल्स इन ऑडिट। कौन कौन से नए टूल्स आ गए हैं ऑडिट में, जिसने ऑडिट में ऑटोमेशन को इंक्रीज कर दिया है? तो उसमें कुछ एग्जाम्पल्स है और उसके बाद उनका डीप डिस्कशन है। एग्जाम्पल्स क्या है? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, दैट इज RPA, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग,
इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनमें से कुछ टर्म्स तो आपको बिल्कुल सुनी हुई लग रही होगी। आईओटी जैसे हमने इस चैप्टर में पहले डिस्कस किया, उसके अलावा आपने सीए इंटर में भी पढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बारे में आज कौन नहीं जानता है। उसके अलावा ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। चलिए इनके बारे में जानते हैं। पहला इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसके बारे में हम वैसे पहले भी जान चुके हैं, इस चैप्टर में थोड़ा और जानते हैं कि इसके अंदर आप अपने डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट कर देते हैं और उन्हें स्मार्ट बना देते हैं। तो एक एग्जांपल दिया है इसके अंदर, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर। वो क्या करता है कि जैसे ही उसके अंदर रखे एग्स सर्टेन नंबर से उनकी क्वांटिटी जैसे ही नीचे जाती है, वो रेफ्रिजरेटर खुद ब खुद ऑर्डर प्लेस कर देता है। तो इसमें वो क्या क्या कर रहा है, डेटा कलेक्ट कर रहा है, क्योंकि कलेक्ट कैसे कर रहा है, उसको पता चल रहा है कि एग्स की क्वांटिटी नीचे गई या नहीं गई। दूसरा, वो एनालिसिस कर रहा है कि हाँ अब ऑर्डर प्लेस कर दिया जाए। तो ये सब चीज़ें इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इस टेक्निक को यूज़ करते वक्त ऑडिट इम्प्लीकेशंस क्या आ सकती है, वो है कि ऑडिट फर्म को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए इस तरह की टेक्निक को यूज़ करने के लिए। पहले कि ये एक एमर्जिंग टेक्निक्स है, यानी हर किसी को इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, तो पहले ऑडिटर को अपने स्टाफ को ट्रेन करना चाहिए, अपस्किल करना चाहिए टू इवैल्यूएट डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ ऑटोमेटेड कंट्रोल्स। नेक्स्ट इज कंसीडर पेमेंट प्रोसेसिंग टूल्स दैट अलाउ यूजर टू पे बाय क्रेडिट कार्ड एट रूटीन लोकेशन थ्रू अ मोबाइल डिवाइस। और ऑडिटर को क्या कंसीडर करना चाहिए कि जो ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स है या पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड्स हो रही है, जिसके अंदर हम मोबाइल डिवाइसेस से पेमेंट कर रहे हैं, उन चीज़ों को भी ऑडिटर को कंसीडर करते हुए चलना चाहिए कि किस तरह से वो पेमेंट है वो प्रोसेस हो रही है और किस तरह से यूजर को पे करने के लिए अलाउ किया जा रहा है। नेक्स्ट, ऑडिटर को इस तरह की ट्रांजेक्शन की कितनी वॉल्यूम में परफॉर्म हो रही है, इस चीज़ को कंसीडर करना चाहिए और उससे रिलेटेड उसमें कितने कंट्रोल्स लगे हुए हैं। नेक्स्ट, कॉमन रिस्क रिलेटेड टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स दैट इज आईओटी। देखो, नेटवर्क से जुड़ने के बाद वही कॉमन सिक्योरिटी रिस्क है। क्या है? हाईजैक हो सकते हैं डिवाइसेस और डेटा सिफनिंग, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स। ये सब टर्म्स हम पहले पढ़ चुके हैं ना, वही रिपीट हो रही है। डेटा ब्रीचेस एंड डिवाइस थेफ्ट। डिवाइस थेफ्ट तो हो ही सकता है। नेक्स्ट ऑटोमेशन टूल इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या है कि जैसे इंसान सोच सकते हैं वैसे ही मशीन भी सोच सकती है। मशीन के पास भी इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या शो करता है कि जैसे इंसान के पास दिमाग है, सोचने समझने की पावर है, वैसे ही मशीन के पास भी है। तो एआई सिस्टम क्या करता है, डेटा को यूटिलाइज करता है, फिर उसका एनालिसिस करता है और फिर डिसीजन लेता है, खुद से डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन द प्रेडिक्टिव मेथड्स। जैसा कि उसके एनालिसिस पे या उसके जो उसने प्रेडिक्ट किया है उन मेथड्स पे डिपेंड होकर वो खुद ही डिसीजन लेता है। तो एआई क्या क्या कर सकता है, इसमें कुछ एग्जांपल है। एआई आपको पहले से प्रेडिक्ट करके बता सकता है कि आपको फ्लाइट की टिकट कब बुक करनी चाहिए, किस टाइम उसका प्राइस कम रहता है। ये इसने कैसे किया, डेटा कलेक्ट किया, एनालिसिस किया, पुराने ट्रेंड देखे, उन सब के थ्रू वो ये बता सकता है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, सेल्फ ड्राइविंग कार। तो ऑडिटर पे इस चीज़ की क्या इम्प्लीकेशंस आएंगे। ऑडिटर शुड assess the effectiveness of algorithms and whether the output is appropriately reviewed and approved। देखो, है तो आखिर वो मशीन ही ना, तो उससे ऑडिटर को ये चेक करना चाहिए कि जिस तरह का आउटपुट आ रहा है क्या वो अप्रोप्रिएट है और उसके अंदर जो एल्गोरिदम्स है परफॉर्म कर रही है जिनके थ्रू वो वर्क, क्या वो इफेक्टिव है। दूसरा, ऑडिटर को कंसीडर करना चाहिए साइबर सिक्योरिटी एंड पॉसिबल उसके अंदर बग्स भी हो सकते हैं, वो चेक करना चाहिए। वनरेबिलिटीज हो सकती हैं, तो इन सब के इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं, ये भी ऑडिटर को कंसीडर करने चाहिए। एंड तीसरा, शुड कंफर्म देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू यूज एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके अगर आप सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो आप ग्रो भी कर सकते हैं, और अगर आपने कुछ गलती की तो ये हो सकता है आपका नुकसान भी हो जाए। तो ऑडिटर को इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और कॉमन रिस्क वही सिक्योरिटी से रिलेटेड रिस्क और डेटा प्राइवेसी। नेक्स्ट इज ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन का क्या कंसेप्ट है, इट इज बेस्ड ऑन डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर दैट इज सिक्योर्ड थ्रू इनक्रिप्शन। मेन इसमें कीवर्ड आ रहा है डिसेंट्रलाइजेशन। ब्लॉकचेन इज बेस्ड ऑन विच कंसेप्ट, डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। इसमें हर ट्रांजेक्शन जो भी होती है वो ब्लॉकचेन में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब वैलिडेट करते हैं उसको, और उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है वो सभी पार्टिसिपेंट्स को दी जाती है। सब ब्लॉक्स को इस तरीके से सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है कि अगर किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन में मॉडिफिकेशन किया गया तो वो अपने आप ही डिस्क्वालीफाई कर देता है। अब इसका एग्जांपल है बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, ट्रांसफर एप्लीकेशन। देखो, वैसे ये टॉपिक बहुत बड़ा है, अगर समझाने निकली तो आपका पूरा लेक्चर इसी में खत्म हो जाएगा। यहाँ आपके लिए क्या रेलेवेंस है, इस चैप्टर की इतनी वेटेज नहीं है कि आप बहुत डीप जाके इसको पढ़े। आपके लिए रेलेवेंस ये है कि अगर आपको ब्लॉकचेन के से रिलेटेड डेफिनेशन दी जाए या कुछ मैटर दिया जाए और आइडेंटिफाई करने को कहा जाए कि ये कौन सी टर्म है एमसीक्यू में, तो आप पहचान जाए
केवल इसी तरीके से आपको इसमें से कीवर्ड्स लर्न करने हैं दैट दीज कीवर्ड्स आर रिलेटेड टू द ब्लॉकचेन कंसेप्ट। वो आ जाए तो आप एमसीक्यू में ब्लॉकचेन पे टिक कर दें। ठीक है, नेक्स्ट इज इस पे ऑडिटर की क्या इम्प्लीकेशन है, ऑडिट की क्या इम्प्लीकेशन है। तो ऑडिटर को क्या कंसीडर करना चाहिए कि इन चीज़ों पे प्रॉपर गवर्नेंस लगाई गई है, प्रॉपर सिक्योरिटी है हर ट्रांजेक्शन में, और ब्लॉकचेन जो है वो बिजनेस पार्टनर्स से इंटरेक्ट कर रही है, और इसके अलावा वही सेम चीज़ें डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी एंड साइबर सिक्योरिटी। और कॉमन रिस्क क्या है, साइबर अटैक्स, डाटा हैक्स एंड सिक्योरिटी इश्यूज। ऑडिटर को इंश्योर करना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के पास में एक नेसेसरी डेटा मैनेजमेंट प्रोसेस हो और वो हर रेगुलेशन के साथ कंप्लाई करे। नेक्स्ट इज नॉन फंजिबल टोकन, एनएफटी। एनएफटी क्या होते हैं, ये टोकन्स होते हैं और ये किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और फिर इनमें एक्सचेंज किया जाता है और इन एक्सचेंज से लोग प्रॉफिट भी अर्न करते हैं। तो अनलाइक फिजिकल मनी एंड क्रिप्टो करेंसीज, दीज आर नॉन फंजिबल टोकन। ये एक टोकन होता है जिसमें डिजिटल सिग्नेचर किया होता है जिससे वो यूनिक बनता है, और इसके बिहाइंड क्या होता है, किन किन चीज़ों को ये रिप्रेजेंट करता है, जैसे कोई फॉर एग्जांपल एनी फोटो या कोई फेमस पेंटिंग, इस तरह की चीज़ों को ये रिप्रेजेंट करते हैं और फिर इन्हें एक्सचेंज करके प्रॉफिट कमाया जाता है। तो इसके की फीचर्स क्या है, डिजिटल एसेट्स, इट इज़ अ डिजिटल एसेट। ये एनएफटी जो है इसकी फिजिकली कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इट इज़ अ डिजिटल एसेट्स दैट रिप्रेजेंट इंटरनेट कलेक्टिबल्स लाइक आर्ट, म्यूजिक, गेम्स। यानी कोई बहुत ही फेमस म्यूजिक एल्बम है या कोई एक आर्ट वर्क है, उनको रिप्रेजेंट करते हुए कुछ टोकन्स रिलीज किए जाते हैं, उन्हीं का मार्केट में ट्रेड होकर एक्सचेंज होकर लोग आपस में प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये क्या है, इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है और किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर्ट, म्यूजिक एंड गेम्स with an authentic certificate containing digital signatures created with the help of blockchain technologies, और इनका एक्सचेंज थ्रू होता है क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइन, इनके थ्रू इनको ट्रेड किया जाता है। नेक्स्ट इज चैलेंजेस क्या है इसमें, ओनरशिप एंड कॉपीराइट। ये क्योंकि ये इन जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो अपने आप में यूनिक होती है, तो उनका उसमें बहुत बार कॉपीराइट इश्यूज आ सकते हैं, ओनरशिप के इश्यूज आ सकते हैं, सिक्योरिटी रिस्क, और मार्केट आज भी इतना वाइड नहीं है। नेक्स्ट इज रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। आरपीए इज द ऑटोमेशन ऑफ रिपीटेटिव प्रोसेसेस परफॉर्म्ड बाय यूजर। कोई यूजर जो है अगर वो किसी प्रोसेस को रिपीटेटिव वे में यूज करता है तो उसको अगर हम ऑटोमेट कर दें और वही काम हमें रोज ना करना पड़े, वो ऑटोमेशन से हो जाए, अपने आप हो जाए, वो है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। और ये किसके थ्रू होता है, किसकी हेल्प से होता है, बोट्स आपने इसी चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से एक एग्जांपल के थ्रू बोट्स को एक्सप्लेन किया है। ये वही बोट्स है जो कि रिपीटेटिव टास्क को करने में हमसे भी ज़्यादा फास्टर होते हैं, यानी कि इनसे वर्क परफॉर्म करने में आपको रिलायबिलिटी भी 100% मिल रही है और वर्क भी ज़्यादा फास्टर हो रहा है। तो ऑडिट इम्प्लीकेशंस क्या है, ऑडिटर को क्या करना है, जिस प्रोसेस का ऑटोमेशन किया गया है सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करे कि क्या प्रोसेस है, वो किस तरीके से परफॉर्म की जाती थी पहले, और ऑडिटर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि जिस प्रोसेस का ऑटोमेशन किया गया है वो उसको समझे और ये देखे कि डेटा किस तरह से एक्सट्रैक्ट हो रहा है, फिर उसको किस तरह एग्रीगेट किया जा रहा है, फिर उसमें से किस तरह छटनी हो रही है इंपॉर्टेंट डेटा की, यानी डेटा सैनिटाइजेशन एंड क्लीनिंग। उसके बाद में ऑडिटर्स ये चेक करेगा कि जो टूल्स है यूज टू डेवलप एंड मेंटेन आरपीए, किस तरह के टूल्स यूज हो रहे हैं उस प्रोसेस को ऑटोमेट करने में और मेंटेन करने में ऑटोमेशन को। तो इसके कॉमन रिस्क क्या है, ऑपरेशनल एंड एग्जीक्यूशन रिस्क, यानी आप जिन रोबोट्स के थ्रू प्रोसेस को ऑटोमेट कर रहे हैं उनकी बनावट में ही कुछ कमी रह गई, उनके ऑपरेशन में कमी रह गई, उनमें जो यूज़ हुआ है टूल वो प्रॉपर नहीं है, या फिर रॉन्ग अजम्पशंस यूज़ हो गई उसको बनाते वक्त, उसमें रॉन्ग शॉर्टकट्स फीड कर दिए गए जिसकी वजह से सिक्योरिटी या जियोपार्डाइज हो रही है, यानी हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है या फिर कंप्लायंस नहीं हो पा रहा अच्छे से। नेक्स्ट इज चेंज मैनेजमेंट रिस्क, यानी कि जब हम मैनुअल से ऑटोमेशन की ओर जा रहे हैं तो जो चेंज राइज होते हैं उसको प्रॉपरली मैनेज करें। अगर उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया तो भी हमें रिस्क का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आपने इम्प्रॉपर एंड इनकम्प्लीट टेस्टिंग की है कि ऑटोमेशन से रिलेटेड आपको ऑटोमेशन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सही है या नहीं है, तो उससे क्या होगा, आपको जो रिजल्ट्स मिलने चाहिए वो इनएक्यूरेट होंगे। नेक्स्ट इज आरपीए स्ट्रैटेजी रिस्क, मतलब आपने सोचा था कि इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, यानी आपने जो उससे एक्सपेक्टेशन लगाई थी वही रॉन्ग थी, क्योंकि रियल में आपको वैसे रिजल्ट नहीं मिल रहे, आपने एक अनरियलिस्टिक बिजनेस गोल सेटअप करके रखे कि ये ऑटोमेशन से अचीव हो जाएंगे और वो नहीं हो पा रहे, तो इस तरह के रिस्क भी रहते हैं। उसके अलावा नीचे जो नोट दिया है उसमें है
कि अगर आप रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का यूज़ कर रहे हैं, प्रोसेस को ऑटोमेट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि वो आपके लिए और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट्स देंगे। तब कब देंगे? जब आरपी डेवलपर और ऑडिटर आपस में अलाइन करके, डिस्कस करके रिक्वायरमेंट्स को फिर डेवलप करें ऑटोमेशन को, तो रिज़ल्ट्स ज़्यादा अच्छे होंगे। इसमें एक एग्ज़ाम्पल भी दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया 16 कौन-सा था? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो इंडिया 16 का इससे रिलेटेड जो वर्क है, अगर उसको ऑटोमेट करना चाहे, तो सिस्टम में क्या-क्या उसको इंसर्ट करना होगा। तो जिस तरह का कॉलमनर प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, वो आपने एक बार रीड कर लेना है, बाकी इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंट्रोल कंसिडरेशंस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग डिजिटली। तो ऑडिटिंग डिजिटली ने फिर से ले ली है एंट्री हमारे चैप्टर में। इसमें क्या-क्या कंट्रोल को कंसीडर किया जाएगा, कौन-कौन से कंट्रोल्स को ऑडिटर कंसीडर करेगा। तो क्या था? शुड गेन अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ चेंजेस इन द इंडस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑडिटर को पूरी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की इंडस्ट्री में है, उसमें किस तरह के चेंजेस हो सकते हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के का क्या यूज़ है उस इंडस्ट्री में। दूसरा, रिस्क क्या होंगे नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने के। और तीसरा ये कंसीडर करना होगा, क्या नई टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट है, उसको जानने के लिए ऑडिटर को डिजिटल अपस्किलिंग की ज़रूरत है या स्पेशलिस्ट की हेल्प चाहिए। तो एग्जाम्पल क्या है? वेयर ऑडिटर शुड टेस्ट द अप्रोप्रिएट कंट्रोल्स फॉर रिलाइंग ऑन डिजिटल सिस्टम। यानी कि ऑडिटर कंट्रोल्स चेक कर रहा है कि एडिटी के डिजिटल सिस्टम पे रिलाई किया जा सकता है या नहीं, विश्वास किया जा सकता है या नहीं। तो क्या है? रिलायंस ऑन सिस्टम्स और प्रोग्राम्स इनएक्यूरेटली प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा। कहाँ कहाँ उसको कंट्रोल्स चेक करने चाहिए जहाँ वो किसी ऐसे सिस्टम पे विश्वास कर रहा है जो या तो इनएक्यूरेट डेटा को प्रोसेस कर रहा है या फिर डेटा को इनएक्यूरेटली प्रोसेस कर रहा है। क्या फ़र्क है कि एक तो डेटा को गलत तरीके से प्रोसेस कर रहा है और एक गलत डेटा को प्रोसेस कर रहा है। तो इस तरह की सिस्टम पे अगर ऑडिटर रिलायंस प्लेस कर रहा है, विश्वास कर रहा है, तो उसकी रिलेटेड कंट्रोल्स को उसे चेक कर लेना चाहिए। दूसरा, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा माइट रिजल्ट्स इन डिस्ट्रक्शन ऑफ डेटा और इम्प्रॉपर चेंजेस टू डेटा। अगर उसको लग रहा है कि डेटा पे अनऑथराइज्ड एक्सेस दिया जा रहा है, तो उसे कंट्रोल्स जो है वो चेक कर लेने चाहिए। तीसरा, पॉसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर्सोनल गेनिंग एक्सेस। आईटी पर्सोनल जो है उनको एक्सेस तो दिया जाता है, उसका वो अगर प्रिविलेज उठा रहे हैं या फ़ायदा उठा रहे हैं, तो वहाँ भी कंट्रोल्स चेक कर लिए जाए। अनऑथराइज्ड और एररनेस चेंज टू डेटा एंड मास्टर फाइल्स, फेलियर टू मेक चेंजेस इन सिस्टम्स, इनएप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन और पोटेंशियल लॉस ऑफ डेटा। जहाँ जहाँ ये चांसेस है, वहाँ वो ऑडिटर कंट्रोल्स को चेक करने का कंसीडर कर सकता है। कुछ 2 पॉइंट्स और है। रिस्क वाई यूजिंग थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स एंड साइबर सिक्योरिटी रिस्क। उसके बाद दिया है की स्टेप्स फॉर ऑडिटर इन अ चेंजिंग टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट। टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट इज चेंजिंग डे बाय डे। ये हमें पता है कि उसमें बहुत वेरिएशन आ रहे हैं, तो उसमें ऑडिटर को क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेंटेन सफिशिएंट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म व्हेन रिव्यूइंग मैनेजमेंट्स रिस्क असेसमेंट फॉर न्यू सिस्टम। अगर वो किस मैनेजमेंट के नए सिस्टम का रिस्क असेसमेंट कर रहा है, तो उस टाइम उसे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करके चलना है। क्या था प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? यानी कि ऑडिटर को अपना माइंड हमेशा क्वेश्चनिंग माइंड रखना है और अलर्ट रहना है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो नए सिस्टम को चेक करते वक्त ऑडिटर को प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना है। और क्या करना है? नई टेक्नोलॉजी के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट्स को जानना है, चेक करना है कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से ट्रांजैक्शंस के फ्लो को इम्पैक्ट करेगी या ऑडिट रिस्पॉन्स कैसे रहेंगे। और चेक करना है कि मैनेजमेंट ने जो प्रोसेस सेलेक्ट की है, क्या वो अप्रोप्रिएट है। किस चीज़ के लिए मैनेजमेंट ने प्रोसेस सेलेक्ट की होगी? कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करने के लिए। तो मैनेजमेंट ने जो कंट्रोल्स इंप्लीमेंट किए हैं, वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। उसके बाद में 9th टॉपिक इज नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट। तो नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट इज ह्यूमन लेड, टेक पावर्ड एंड डेटा ड्रिवन। इट इज बेस्ड ऑन कंबाइनिंग emerging टेक्नोलॉजीज टू रीडिफाइन हाउ ऑडिट्स आर परफॉर्म्ड। नेक्स्ट जनरेशन में ऑडिट कैसे होगी? ये जो हमने पीछे emerging टेक्निक्स पढ़ी ना, जिसके अंदर हमने पढ़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा, इन सब का यूज करके जिस तरह की ऑडिट परफॉर्म की जाएगी, उसका नाम है नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट। और इसमें एग्जाम्पल्स भी है 3D प्रिंटिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑडिटिंग थ्रू ड्रोन्स एंड क्वांटम टेक्नोलॉजी। ये कुछ एडवांस टेक्निक्स है या एडवांस एरियाज है ऑडिट से रिलेटेड। तो पहला है ड्रोन टेक्नोलॉजी। ड्रोन टेक्नोलॉजी का क्या फायदा है कि ऑडिट करते वक्त जो हमें इन्वेंट्री काउंट करनी होती थी, तो वो कई बार अगर ऑडिटी का गोडाउन जो है वो किसी रिमोट एरिया में सिचुएटेड होता था, तो ऑडिटर के लिए वो मुश्किल हो जाता था वहां जाना। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी उसमें हेल्प करेगी। यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी इन रिमोट लोकेशंस फॉर स्टॉक काउंटिंग में ड्रोन के थ्रू आप स्टॉक काउंट करवा सकते हैं।
और उसके अलावा दूसरा है ऑगमेंटेड रियलिटी। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर यूजर जो है वो रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट को सेंस कर सकता है और उसके अंदर एलिमेंट्स ऐड भी कर सकता है, लेकिन वो एलिमेंट्स असली नहीं होंगे। जनरेट कर सकता है इस तरह की चीजें, किससे? विद द हेल्प ऑफ डिजिटल डिवाइसेस। यानी कि जो आपको लगेगा कि आप जो देख रहे हैं वो रियल है, जबकि वो क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ डिजिटल डिवाइसेस होगा। इसके बाद है वर्चुअल रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी में तो क्या था, आप रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट को ही देख रहे थे, और वर्चुअल रियलिटी में क्या हो रहा है, आप रियल वर्ल्ड को रिप्लेस कर रहे हैं स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट से, जो आपने खुद क्रिएट किया है, जो आपकी इमेजिनेशंस है, उनको आप रियल में क्रिएट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग डिजिटल डिवाइसेस। फॉर एग्जाम्पल जनरेटेड इमेजेस। आपने देखा होगा कि आजकल इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स जो है वो डेवलप हो चुके हैं कि आप अपनी इमेजिनेशन से जो भी आप सोच रहे हैं वो पिक्चर जो है वो बना के देगा। बस आप उसमें डिटेल्स इंसर्ट कर दीजिए और उसी तरह की पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। यानी अब ये पॉसिबल है कि आप अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल है कस्टम हेडसेट। यानी आप ऐसा वो उस हेडसेट के यूज से आप ऐसा एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि आप स्काई डाइविंग कर रहे हैं या यू आर फ्लाइंग इन द स्काई। इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं केवल उन हेडसेट्स का यूज़ करके। तो ये थे एग्जाम्पल। और ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है? इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में घर बनने से पहले उसका प्रॉपर इंटीरियर व्यू वो आपको दिखा देते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल रियलिटी। नेक्स्ट इज मेटावर्स। मेटावर्स एक 3D डिजिटल स्पेस है जो इन सब टेक्निक्स को यूज करता है जो ऊपर थी। कौन कौन सी? वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी या एडवांस इंटरनेट टेक्नोलॉजी को यूज करता है। और फ्यूचर में मेटावर्स से रिलेटेड हम क्या कंसीडर कर सकते हैं कि बियॉन्ड क्रिप्टो करेंसीज, कॉइन्स एंड एक्सचेंजेस, फ्यूचर में जो मेटावर्स के प्लेयर्स हैं वो डिजिटल मॉनेटरी सिस्टम बिल्ड कर देंगे। यानी कि जो हमारे पास करेंसी पेपर फॉर्म में है वो प्रॉपर डिजिटल मनी से रिप्लेस हो जाएगी। उसके अलावा गवर्नेंस मॉडल्स जो है वो भी मोर डिफिकल्ट टू बैलेंस। और आइडेंटिटी इन द डिजिटल वर्ल्ड हैज हिस्टोरिकली बीन डिफरेंट बेस्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म यूटिलाइज्ड। Synchronity is the ability for aspects of the metaverse to multiplayer, summonless and real time। इसमें ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट हो। तो इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट मेटावर्स से रिलेटेड है वो है पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ मेटावर्स इन फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन में मेटावर्स का किस तरह एप्लीकेशन होगा। तो वर्चुअल बैंकिंग एंड ट्रांजेक्शन, क्या क्या होने वाला है मेटावर्स के हेल्प से फ्यूचर में। अभी बैंक फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं ना, अब फ्यूचर में क्या होगा? बैंक्स भी वर्चुअल, बैंक अकाउंट वर्चुअल, उसके अलावा करेंसी वर्चुअल, सब कुछ वर्चुअल हो जाएगा। नेक्स्ट है डिजिटल एसेट मैनेजमेंट। वर्चुअल एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म विद द मेटावर्स अलाउइंग यूजर टू बाय सेल वर्चुअली। तो सब चीज़ें, असेट्स भी डिजिटल, उनका ट्रेड भी डिजिटल, और करेंसी तो डिजिटल हो ही गई थी। उसके अलावा वर्चुअल फाइनेंस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन तो कोविड-19 के बाद काफ़ी हद तक वर्चुअल में कन्वर्ट हो भी चुकी है। इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल तो आपके सामने चल ही रहा है। तो वर्चुअल फाइनेंस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग वर्चुअल क्लासरूम एनवायरनमेंट हो जाएगा। पीपल जो है वो एजुकेटिव सेशन से इंटरैक्ट कर पाएंगे वर्चुअली। मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस वर्चुअली होगी। डेटा विजुअलाइजेशन एंड एनालिटिक्स, ये हमने जो पीछे पढ़ा वो भी वर्चुअली होगा। तो कॉमन रिस्क क्या है? पब्लिक सेफ्टी, साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी, डेटा प्रोटेक्शन, वही सेम। ओके, एट लास्ट कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर इज एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अवसर भी ला रही है और नए रिस्क की तरफ एक्सपोज भी कर रही है। तो ऑडिटर से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इनमें बैलेंस बनाए, आइडेंटिफाई द राइट बैलेंस बिटवीन कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स फॉर मिटिगेटिंग दीज रिस्क फैक्टर्स। जो इनसे रिस्क राइज हो रहे हैं उनसे बचने के लिए जिस तरह के कंट्रोल्स लगाए गए हैं, तो ऑडिटर से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो राइट बैलेंस बना के रखे कि कंट्रोल्स पे जितनी कॉस्ट लग रही है और इन चीज़ों, इन टेक्नोलॉजी से जितना बेनिफिट मिल रहा है, उन दोनों में आपस में तालमेल बिठा के रखे। तो ये था न्यूली एडेड चैप्टर टू सी ए फाइनल ऑडिट। और इसी के साथ इस चैप्टर की इन तीनों पार्ट में मैंने इस चैप्टर को कवर किया है। तो नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। ये जो पीडीएफ मैंने यूज़ किया वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। उसके अलावा अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो बताइएगा ज़रूर। और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर की टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस एंड केस स्टडी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।